हेलो माय फ्रेंड्स। सो आज फिर आपके साथ 5 o'clock जो हमारा टाइमिंग्स होते हैं आपसे बात करने का, मिलने का, तो आपके साथ हैं। एवरी फ्राइडे हम 5 बजे अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को हम अपने साथ रखते हैं ताकि वर्ल्ड अपडेट के बारे में उनको नॉलेज मिल सके। और जो आज मैंने बात करनी है कनाडा के स्टडी टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में, वही बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे एक करियर पाथ के बारे में। जैसे लास्ट में मैंने बोला था कि करियर पाथ के साथ साथ काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत लेंथी है। आज करियर पाथ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरी 1 अक्टूबर को वीडियो पे मैं आऊँगा आपके साथ, तो उस पर हम काउंसलिंग की बात करेंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंडिया में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स की कई मेरे पास क्वेश्चन फ़ोन कॉल्स आती थी कि आप बताइए कि ओवरसीज़ के बारे में तो आप बोलते ही हो, इंडिया में भी सेटलमेंट के क्या तरीके हैं वो भी बता दीजिए। तो देखिए, आपको कोर्सेज़ के प्रोग्राम्स के बारे में यदि नॉलेज हो जाती है इंडिया में भी, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही जो कोर्सेज़ हैं वो ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए भी होते हैं। तो बात तो यही होती है कि आपको एजुकेशन मिल जाए, आपको आप एजुकेट हो जाएं, ताकि किसी भी किस्म की आपकी कोई दिक्कत ना आए आपकी लाइफ में, एज़ फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम दीप अरोड़ा है और माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से हम ऑपरेट कर रहे हैं। और जो मेरा फ़ोन नंबर होता है 9815873700, इस पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपने करियर की काउंसलिंग ले सकते हैं। चाहे आप इवन इंडिया में भी सेट होना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरसीज़ के बारे में तो खैर हम बोलते ही रहते हैं। और वर्ल्ड अपडेट के बारे में यदि मैं बात करूं, तो कनाडा की जो फ़्लाइट्स हैं वो जैसे बताया कि 26 सितंबर को डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी। तो उसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि जिन्होंने थर्ड कंट्री के वाया जाना होता था, अब वो डायरेक्ट जा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे व्यूअर्स या फ्रेंड्स या पेरेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं विजिटर वीज़ा पे, उसके बारे में मैं वर्ड अपडेट देने के बाद मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे अच्छी खुशखबरी यही है कि कनाडा ने अपने द्वार खोल दिए हैं, ऑल डोर्स आर ओपन। तो आप कनाडा जा सकते हैं। बट कौन कौन लोग जा सकते हैं ये भी हमने ध्यान रखना। स्टडी वीज़ा, जो जिनके पास स्टडी परमिट है या उनके पास सपोज कोई वर्क परमिट है, रेजिडेंसी कार्ड है, वो जा सकेंगे। और विजिटर वीज़ा में कौन जा सकेंगे, टूरिज़्म में कौन जा सकेंगे, ये भी क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कॉलेजेस जो हैं वो खुले हैं। कुछ कॉलेजेस बहुत कम सीट्स हैं जनवरी इनटेक के लिए, जन 2022 के लिए बहुत कम सीट्स बची हैं। ज़्यादातर जो एडमिशन्स हैं वो मई के लिए हो रही हैं नेक्स्ट ईयर, उसके लिए आप तैयार रहिए। और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी खुशखबरी है। न्यू साउथ वेल्स में जो सिडनी में जो फ़्लाइट्स हैं वो भी ओपन होने जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहले जो उनकी स्लॉट होगा 650 स्टूडेंट्स का, वो जा पाएंगे। और ऐसे ऐसे उनके जो बॉर्डर्स हैं वो सभी के लिए ओपन होते चले जाएंगे। वो भी अभी हमें वेट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड अभी आप नहीं जा पाएंगे। यूके आप जा सकते हैं। यूके आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं और स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं। तो यूके ने बहुत देर पहले ही अपने डोर से वो ओपन कर दिए थे। शेंजन कंट्रीज़ में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप आइसलैंड जा सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, माल्टा जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपना आइटिनरी शो करके स्पेशल आपका जो कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है उसके बेसिस पे आप शेंगन कंट्री भी जा सकते हैं। सिंगापुर मैंने बताया था कि अभी आप रुक जाइए, दुबई जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको लगता है कि
अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप जा सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए। जिन्होंने शेंगन कंट्री जाना है तो सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको ट्रैवलिंग कर लेनी चाहिए। शेंगन में जाने के लिए ये एशियन कंट्री है। कनाडा में जाने के लिए यदि आप शेंगन कंट्रीज़ आप चले जाते हैं, एक आध वीज़ा आपका लग जाता है, तो फिर कनाडा में आपका जो वीज़ा है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट आसान कैसे होता है नहीं होता वो भी 5-4 मिनट के बाद मैं बात करूंगा कनाडा पे जब हम आएंगे विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पे। यूएसए की बात करें तो आप स्टडी बेसिस पे भी जा सकते हैं एंड विजिटर बेसिस पे भी आप जा सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कॉज हो तभी जा सकते हैं। देखिए अब मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो अपने डोर्स ओपन कर रही हैं, वो अपनी इमिग्रेशन ओपन कर रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमने फिरने के लिए वहाँ पर चले जाइए। कोई ना कोई आपका स्पेसिफिक पर्पज़ हो तो वीज़ा ऑफिसर को समझ आती है। देखिए कोविड ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पे, सोशल लाइफ पे, माइंड सेटिंग्स पे, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अब टूरिज़्म में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनके भी मन में आता है कि इतना मतलब भयंकर यू कैन से कि डिज़ास्टर आया हमारी लाइफ में एक साल सवा साल, तो अभी ये विदाउट एनी पर्पज़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके घूमना जाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हाँ कोई स्पेसिफिक कॉज है देन आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कनाडा के लिए मैंने बात कर दी, ऑस्ट्रेलिया के लिए बात हो गई, न्यूजीलैंड के लिए बात हो गई, शेंजन के लिए बात हो गई, यूएसए, यूके के लिए बात हो गई, एशियन कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। तो वर्ल्ड अपडेट ऑलमोस्ट वही हैं जो लास्ट वीक थे, और उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के बाद कनाडा से भी अच्छी खबरें आएंगी और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी खबर आएंगी। तो दिन जैसे दिन बीत रहे हैं, अच्छा इमिग्रेशन के जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। सो अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कनाडा का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। मैक्सिमम कॉल्स आती हैं हमें इसके बारे में कि जाएं ना जाएं, कब जाएं। कुछ कैन प्लस वीज़ा के लिए मुझे कॉल्स आती हैं, सुपर वीज़ा के लिए कॉल्स आती हैं, बिजनेस वीज़ा के लिए कॉल आती हैं, विजिटर वीज़ा के लिए कॉल आती हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए कॉल आती हैं, स्पेशली फॉर कनाडा या शेंजन कंट्रीज़ के लिए। ये शेंजन कंट्री कहते हैं 26 कंट्री का जो फ्री जोन बॉर्डर है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी हम लाइव होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा एजुकेट करें जिसमें आपको अवेयरनेस हो, आपको बार बार किसी को कॉल्स ना करनी पड़े, आपका जो मन है वो भी शांत रहे कि आप किस कंट्री में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती है, आपका जो पैसा है वो ख़राब ना हो। तो मुझे लगता है कि मैं 5-10 मिनट कनाडा के विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद मैं करियर पाथ के बारे में बोलूँगा। एंड नेक्स्ट वीक जो 1 अक्टूबर इवनिंग 5 o'clock फ्राइडे को फिर उसमें बात होगी कैसे इसकी काउंसलिंग हो सकती है या एंट्रेंस टेस्ट कौन से इंडिया में, कौन कौन से आप प्रोग्राम सब्जेक्ट्स या कोर्सेज को लेकर आपको मालूम होना चाहिए। जो अभी स्टूडेंट्स 10th में पढ़ रहे हैं या इन्होंने 10th स्टडी कर ली है, +1 में है, उनके लिए ये जो सेशन है ये वाला भी और नेक्स्ट भी, ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो टाइम की वैल्यू को देखते हुए कनाडा के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब कनाडा का जो यदि कोई मेरा व्यूअर्स है यहाँ पर वो जाना चाहते हैं कनाडा में, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या आगे उनकी चेकलिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कनाडा की एम्बेसी है ना, ये बहुत अनप्रडिक्टेबल एम्बेसी है, चाहे स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई विजिट वीज़ा के रिगार्डिंग हो। स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि 7 बैंड्स वालों के वीज़ा भी रिफ्यूज़ होते हैं और 5.5 बैंड्स जिनके 4 रिफ्यूज़ल हैं या 4-5 साल का गैप है उनको भी वीज़ा मिल जाता है। तो कौन से पैरामीटर्स में कनाडा की जो एम्बेसी है वो काम करती है, वो कंसल्टेंट्स की समझ के बाहर है। बहुत एक्सपर्टाइज हो, एक्सपीरियंस हो इस टॉपिक पे, इस नॉलेज पे, तभी ये मालूम पड़ सकता है कि वीज़ाज़ के कितने चांसेस हैं। अदरवाइज़ कोई भी कंसल्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गारंटी नहीं दे सकता
कि मैं आपका कनाडा का वीज़ा लेके दूंगा। कोशिश यही होती है कि वीज़ाज़ अप्लाई करें, अच्छी तरह अप्लाई करें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज़ है हम कनाडा के वीज़ाज़ को लेके। तो कोशिश हमारी यही होती है कि रिफ्यूज़ल आए। देखिए हमारा जब भी बेनिफिट होगा तो आपके वीज़ा अप्रूवल पे होगा। दुनिया का कोई भी कंसल्टेंट है, वीज़ा रिफ्यूज़ल पे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट भी कई बार कहते हैं कि सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो मैं क्या, आपसे ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी, हमारी इमेज डाउन होती है। तो कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ऐसे ऑपरेट नहीं करता कि उसकी जान चली जाए या उसकी हैंडीकैप्सी हो जाए या उसको नुकसान हो जाए। कोई भी डॉक्टर वर्ल्ड का, कोई भी जो एडवोकेट है या लॉयर है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो क्लाइंट है उसको कोई भी प्रोसिक्यूशन हो जाए, उसको फांसी हो जाए, उसको उम्र कैद हो जाए, कभी नहीं चाहेगा वो। तो ऐसे ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट कभी नहीं चाहता कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। अब ये भाग्य की बात है कि जब जो चलेगा दौड़ेगा वो गिरेगा भी। अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच भी होता है, क्रिकेट मैच भी होता है, तो दोनों में से एक टीम ही जीतती है। तो अब दोनों की तो गारंटी नहीं होती कि दोनों जीतेंगी। ऐसे ही या तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या अप्रूव होता है, तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। बट मैक्सिमम जो कंसल्टेंट हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो चाहते हैं कि वीज़ा लगाने के बाद वो पैसा कमाएं। कुछ कंसल्टेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि वीज़ा लगे ना लगे हमें 1 लाख 1.5 लाख मिल जाएगा। कोई फंड शो कर देता है, कोई किसी तरह से कोई इनिशियल पेमेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनको वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम जैसे कंसल्टेंट जिन्होंने कुछ इनिशियल पेमेंट लेनी नहीं है, या आपका 3-4 महीने में आपकी फाइल को बहुत ध्यान से देखकर उसको एम्बेसी को भेजना होता है, तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका वीज़ा लगे, ताकि हमें कॉलेज से इंसेंटिव आए, हमारा भी घर परिवार चले और हमारे साथ जो काम करते हैं उनका भी घर परिवार चले। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में, ये जो बातें हैं, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, जब हमें वीज़ा ऑफिसर लोकली हमारे पास आते हैं, पंजाब में आते हैं या लुधियाना में आते हैं, और जो कंसल्टेंट अच्छे कंसल्टेंट होते हैं उनको मेल जाती हैं, उनको समझाते हैं कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपने वीज़ा के लिए कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, तो वो हमें बताते हैं। उसकी नॉलेज के बेसिस पे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माई वीज़ा ओवरसीज़ की जो टीम है वो आपके लिए डेडिकेटेड है। आपका वीज़ा आए, हमें बहुत खुशी होती है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेजरली 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। तो विजिटर वीज़ा का मतलब ये होता है क्योंकि आपका स्पेसिफिक कॉज है, कोई पर्पज़ है कनाडा जाने के लिए। तो पहला तो विजिट वीज़ा का मतलब ये हो गया। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है आप टूरिज्म में जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके कल्चर को देखना चाहते हैं, उनकी जो सोसाइटी है उनको आप देखना चाहते हैं। तो विजिटर वीज़ा में हमेशा चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीज़ा मिलने के। टूरिस्ट वीज़ा में भी रहते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिटर वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। जैसे मैं लास्ट वीडियो मैंने शेयर भी किया था कि सोर्स ऑफ इनकम में आपका फॉर्म 16 भी आता है, आपकी ITRs भी आती हैं, आपके जे फॉर्म भी आते हैं, आपकी 26 AS की स्टेटमेंट भी आती है, आपके जितने भी PF कटे हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि HR का कंपोनेंट होता है, तो वो सारा आपका सैलरी स्लिप से जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हो कि ये मेरा ITR है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि आपकी जो इनकम है, जो आमदन है, जो सोर्स है वो क्या है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है बैंकिंग का। तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं कि जब आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं घूमने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसका क्या कारण है, वो आप क्यों जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। थर्ड होती है आपके पास जो प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है, एवैल्यूएशन है। देखिए प्रॉपर्टी, ये बात जरूरी नहीं है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसका वीज़ा लगेगा। जिनके जो रेंट पे भी रहते हैं उनका वीज़ा भी लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि आप वापस आएंगे, तो प्रॉपर्टी का जो मकसद है वो ये हो जाता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। अब डिपेंड करता है कि कितनी स्टेटमेंट चाहिए, कितने ITR चाहिए, या आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हमने प्रूव करनी है, तो वो हमें चाहिए होता है।
अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो सारा काम है ना, ये सारा एज फैक्टर पे और आपके वे ऑफ वर्किंग, कि आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, कि जो मैंने बातें करूँगा वो एग्जैक्टली नहीं होती कि आप ये कहें कि मैं यदि सपोज मैं कहता हूँ कि 22 साल के एक क्लाइंट का या एक जो मेरा व्यूअर है उसका वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि वो रेंट पे रहता है या उसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो आप मुझे दिखाओगे साहब देखो जी मेरी एज 20 साल थी, मेरा तो वीज़ा लग गया था कनाडा का। आप कैसे लाइवो के लोगों को गुमराह कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैक्सिमम क्लोज टू रियलिटी है, बिल्कुल एज इट इज़ मत लेना इस चीज़ को कि मैं सपोज ये कहूँ कि 50 साल का बंदा है और वो रेंट पे रह रहा है और उसकी इनकम भी 3-4 लाख रुपया या उसकी ITR भी 3-4 लाख है तो उसका वीज़ा लग जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। एक फैक्टर नहीं काउंट करता। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो कनाडा का जो वीज़ा लगता है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड कंपैशन ग्राउंड पे लगता है। ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशन ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आपकी एज फैक्टर और आप काम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एज 22-23 साल है, पर आपके जो फादर हैं वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लग सकता है। आप अपनी बैलेंस शीट दिखाते हैं, ITRs दिखाते हैं या बैंकिंग दिखा देते हैं कि आपके पास 20-25 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, तो वीज़ा तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट कोई ये कहे कि गारंटी दीजिए कि मेरा तो बस वीज़ा आएगा, वो नहीं हो पाता। तो मैं आपको कुछ एज फैक्टर बताता हूँ, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा तो कैसे कैसे ये वीज़ा लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है तो आप अपनी जो ITRs हैं वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए जो आपकी इनकम है, ITRs है, चाहे फॉर्म 16 भर रहे हैं आप या आप J फॉर्म भर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के करीब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो होना चाहिए। इतनी ऑलमोस्ट आपका बैंक में पड़ा होना चाहिए। यदि आपकी एज 20 से 30 या 25 से 30 के बीच में है, आप मैरिड हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके आगे किड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में पहुंच जाती है तो फिर ITRs आप कम भी कर सकते हैं। तो 7.5 लाख के करीब आपकी ITRs हो, 7-7.5 लाख के बीच में, आपका जो बैंकिंग भी तकरीबन 6-7 लाख का है, तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है। बट डिपेंड करता है आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया होता है, वो ये है कि आपकी एज मान लीजिए 50 साल से ऑनवर्ड्स है, तो उसमें आपको सबसे अच्छा पॉइंट ये मिल जाता है कि आपकी ITR 5 लाख के करीब ही है, 4.5 लाख के करीब ही है और आपके बैंक में 3-4 लाख रुपये भी है, तब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने दिनों के लिए आप वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक आपको आइटिनरी तैयार करनी पड़ती है। आप किसी ने आपको बुलाया है तो वो अपने देखना कि किसके घर में जाके रहना आपने, और देखिए आपका होटल का खर्चा बच जाएगा, आपका सारा खर्चा बच जाएगा। यदि वो आपका एयर टिकट भी दे देते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विजिटर वीज़ा में आप कम भी शो करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर टूरिस्ट वीज़ा में जो मैंने बातें बताई हैं ये आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। राइट, अब आती है प्रॉपर्टी की। यदि आपके पास, यदि आप अनमैरिड हैं या आपकी एज 30 साल से कम है, तो कोशिश करिए कि आपके पास कोई प्लाट, मकान, दुकान हो। आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या आपकी जेन्युइनिटी इससे डिपेंड करती है कि आप वापस आएंगे, आप कनाडा से इंडिया या अपनी होम कंट्री वापस आएंगे। यदि आपकी एज 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स है, कोई बात नहीं, आप रेंट पे भी हैं तो भी आपका वीज़ा लग जाता है। वही मैंने कहा ना कि ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉम्पेंसेट जो ग्राउंड है उस पर आपका जो वीज़ा है वो लग सकता है। सो विजिटर वीज़ा वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपको इन्विटेशन आना चाहिए। जो आपको बुला रहे हैं वो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स भी बुला सकते हैं आपको, बट वो सारा डिटेल अपनी सेंड करेंगे। पहला तो आपको अपने जो इन्विटेशन है वो सेंड करें, अपनी जो इमिग्रेशन का स्टेटस है वो सेंड करें, टैक्स डिटेल्स हैं, बैंकिंग है, वो सारी सेंड करें। वो कहाँ पर रह रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो कैसे आपको रखेंगे वहाँ पर, वो सेंड करें सारी। तो आपको वीज़ा ऑफिसर को हर चीज़ बतानी पड़ती है
कि आपका जो आपको इनवाइट कर रहा है वो किस लेवल पे है, वो खुद तो स्टडी वीज़ा पे नहीं है, वो खुद तो वर्क परमिट पे नहीं है, उसकी रेजिडेंसी है नहीं है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। तो रेजिडेंसी वाला जो पर्सन है वही आपको बुला सकता है। कोई भी टूरिस्ट वीज़ा वाला कोई भी वहाँ पर जो विजिट पे खुद गया हुआ है या वो स्टडी वीज़ा पे है, देखिए स्टडी वीज़ा का एक ओपन वर्क परमिट होता है, वो बात की बात है, वो स्पाउस वीज़ा है, वो हम इस पर नहीं डिस्कस कर सकते, वो एक अलग कैटेगरी है। जो खुद वहाँ पर वर्क परमिट पे गया है वो आपको नहीं बुला सकता, तो रेजिडेंसी उसकी होनी चाहिए, तो इमिग्रेशन स्टेटस उसका है वो रेजिडेंसी होना चाहिए, तभी आपको बुला सकता है, या वो सिटीजन हो उस कंट्री का। तो कहने का मतलब ये है कि आप विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। टूरिज्म पे अभी हम इसको प्रमोट नहीं करें क्योंकि नॉन ऑप्शनल जो कैटेगरी है उसी पे आप जा सकते हैं, पर यदि आप चलो आगे मान लो 2-4 महीने में या नेक्स्ट ईयर आपको लगता है कि आप टूरिज्म में भी जाना चाहते हैं, आपका वहाँ पर कोई आपको जान पहचान नहीं है, तो आप होटल बुकिंग के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, बट आपको अप्रॉक्सीमेटली आपके बैंक में एज को फिलहाल हम एक तरफ रख देते हैं, 8-10 लाख रुपये आप अपने बैंक में रखिए। एज का मतलब है कि 30 साल से 50 साल के बीच में है, तो इतना पैसा तो आप अपने अकाउंट में रखिए। ये जो बातें कर रहा हूँ ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये मत सोचिए कि जो मैंने कह दिया वो सही है। आपने अपने बाकी प्रोफाइल, बाकी अपने ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक करनी है, आपने ये चेक करना है कि आप कहीं से कोई डिपोर्ट तो नहीं हो, कहीं से आपका रिफ्यूजल तो नहीं लगा। तो कई फैक्टर्स आपके अकाउंट में आते हैं, यदि आप हमारे पास आते हो तो हम आपकी फ़ाइल को स्क्रूटनी से चेक करते हैं, हम इसको बहुत डीप जाते हैं, हर एक फाइल को ध्यान से देखते हैं कि आपका वीज़ा के चांसेस हैं कि नहीं है। ये जो मैंने बातें कर रहा हूँ ये इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन, तो ये ऊपरी सतह की बातें हैं, डीप डाइविंग नहीं है। तो ये मैंने एक सेगमेंटाइज कर दिया कि 20 साल से 30 साल, 30 साल से 40 साल, 50 साल से ऑनवर्ड्स, 20 साल से 30 साल, 30 से 40 और 40 से ऑनवर्ड्स। तो 50 क्रॉस करके 60 क्रॉस करके तो वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं, पर कंडीशन इज़ दैट रिफ्यूज़ल ना हो, आपके ऊपर कोई पुलिस केस ना डला हो, आपकी आइटिनरी प्रॉपर हो, आपका कोई पर्पज़ हो, किसी कंट्री में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने बातें की हैं विजिटर वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, ये आप एग्जैक्टली नहीं लेके चलना, अपने माइंड से भी सोचना है कि यदि जिनके पास, हाँ सबसे बड़ी बात यह कि जो ITR के बगैर जाते हैं उनका वो मत आए, या उनको किसी भी कंसल्टेंट को फ़ोन नहीं करना चाहिए। वो क्या करेंगे, कोई फेक ITR लगा देंगे, कोई फेक बैंकिंग लगा देंगे, कोई फेक आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा देंगे, उसके पीछे मत भागिए। आपको मालूम होता है कि ना आपके पास ITR है, ना आपकी बैंकिंग अच्छी है, तो फिर किस कंसल्टेंट को पकड़ेंगे और वो अपना कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा के आपको फंसा देगा, आपका 5 साल का बैन लग जाएगा, वो आपने खुद देखना है। ITR के बगैर आप सिर्फ दुबई या सिंगापुर में अप्लाई करिए, बाकी किसी भी कंट्री में आप अपने इनकम सोर्स के बगैर अप्लाई मत करिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉल्स आती हैं, वही मैंने कहा 20, 22, 25 साल के क्लाइंट्स की कि सर कनाडा जाना है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, कोई किसी कंसल्टेंट के मन में है कि 10, 20, 30 हज़ार रुपये कमा लो तो वीज़ा लगने लगे, तो वो हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती। खैर, तो अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट हमारे पास हैं, तो 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो करियर पाथ है इन ओवरसीज़ या यहाँ पर भी, मैंने ओवरऑल आपको टोटलिटी में बताना कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं यहाँ पर इंडिया में। कुछ कोर्सेज वहाँ पर आप ओवरसीज़ भी कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे MBBS के बारे में बात करेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK कोई आपको MBBS, BDS, BMS नहीं करवाएगा। वो आपके पास यूक्रेन है, चाइना है, ऐसी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा इसके बारे में, देखो कोर्सेज़ के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, बट ये कोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा, आपको शायद इसके लिए पेन से रखना पड़ेगा। तो आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के लिए क्या क्या ऑप्शंस इंडिया में या ओवरसीज़ होती हैं, वो मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जिन्होंने यहाँ पर अपना करियर बनाना, जो सिर्फ 10th क्लास पास है, वो NTT का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, तो उसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहते हैं, वो अपना जो करियर है वो यहीं पर ही बनाएं, बाहर वो नहीं जा सकते। उसके बाद जो ETT है, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, ये मैंने आर्ट्स वालों के लिए पहले बात करूँगा। तो एक डिप्लोमा इन वोकेशनल होता है, ये आप कर सकते हैं, एंड एक डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है। ये आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ जो डिप्लोमा लेवल पे इंडिया में पढ़ सकते हैं या ओवरसीज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी आपको ये मालूम है इंडिया में आप BA किया हुआ उसके बाद MA कर सकते हैं, BA के बाद B.Ed भी कर सकते हैं, MA के बाद MBEd भी MAd भी कर सकते हैं।
आपने मान लीजिए कि BCA किया है, MCA कर सकते हैं, आपने LLB किया है, LLM कर सकते हैं। तो ऐसे जो कोर्सेज हैं वो तो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, बट हम इसको डीप जाएंगे। नेक्स्ट जो 1 अक्टूबर को मैं आपसे लाइव हूँगा, तो डीप जाएंगे कि भी कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स करवाते हैं, और कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट से आपको निकलना पड़ेगा। आप कॉमर्स की बात करें तो आपके पास BCom है, CA कर लो, CS कर लो, उसके बाद आप CS में आपका जो कंपनी सेक्रेटरीट है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास MCom है, MPhil है, PhD है, ये तो आपके पास है ही है। नॉन मेडिकल की बात करूँ तो आप BSc आपके पास है, BSc के बाद MSc कर सकते हैं। उधर आपने मेडिकल लिया तो BSc मेडिकल है, MSc मेडिकल कर सकते हैं। फिर आपके पास यदि आपने नॉन मेडिकल लिया हुआ है तो मैंने जैसे BTech और MTech बताया, ऐसे BE और ME कर सकते हैं। PhD हर एक में आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के बारे में जो मैंने करियर बात बताया, अब मैं मेडिकल के बारे में बताता हूँ। मेडिकल के बारे में मुझे MBBS बोलना पड़ेगा, बट वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नहीं होता, वो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले ANM आता है, जिसे हम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कहते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि ये आफ्टर 10th कर सकते हैं आप। ANM आपका यहाँ पर 10th करिए, फिर ओवरसीज भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। GNM जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, वो +2 के बाद आप कर सकते हैं। फिर आप जाके BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। जिन्होंने डायरेक्ट BSc नर्सिंग पे जाना, +2 के बाद BSc नर्सिंग डायरेक्ट जा सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। MSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc विद बायोलॉजी जिन्होंने यहाँ पर की हुई है, वो वहाँ पर जाके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई भी बायोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का वो कोर्स कर सकते हैं। MBBS ये आप यहीं पर करेंगे। MBBS के 2 पार्ट हैं, एक आप MS कर सकते हैं, आप एक MD कर सकते हैं। MS में आपकी जो मास्टर ऑफ सर्जरी है, एंड MD में आपकी जो मास्टर्स इन, जो आपकी डॉक्टर्स इन मेडिसिन आ जाती है। उसके बाद आप DM कर सकते हैं, जो डॉक्टरेट इन मेडिसिन है। तो MBBS वालों के लिए ये हो गया। आगे आपका BMS भी है। BMS का जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। जैसे MBBS का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ऐसे आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है। फिर आप D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी, डॉक्टर फार्मेसी, अब ये पैरामेडिकल जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया BMS है, BDS है, आप BDS के बाद MDS कर सकते हैं, जो बैचलर इन डेंटल सर्जरी है। ऐसे DHMS है, जो डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी है, मेडिसिन एंड सर्जरी है, ऐसे आप BHMS कर सकते हैं, ये बैचलर हो गया, राइट। BPT है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ऐसे MPT कर सकते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी है। ऐसे ही आप BSc जो वेटरनरी में कर सकते हैं, ऐसे ही आप BSc जो हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, जैसे बागवानी है। तो ये एक करियर पाथ सा आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप यहाँ पर भी एजुकेशन आके अपनी परस्यू कर सकते हैं, इंडिया में भी, और ओवरसीज़ भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया होता 3 साल का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो आगे वो डायरेक्ट जो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं BTech में, एंड AMI कर सकते हैं, एसोसिएटेड मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो ऐसे ही आपके पास लीट है, जो लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, वो आप उसमें आप सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाती है। तो जो मैंने ये करियर पाथ बता रहा हूँ, ये इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें कई कोर्सेज आ जाते हैं। अब जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, अब उसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के कोर्स आ जाते हैं, IT के कोर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट के कोर्स आते हैं, आप मशीनिस्ट के कोर्स करना चाहते हैं, ग्राइंडर के हैं, रेफ्रिजरेटर के हैं, AC है, मशीन्स हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स आ जाते हैं। ऐसे आप डेंटिंग, बेंटिंग एंड स्प्रे का कोर्स है, डीजल मैकेनिक कोर्स आते हैं, प्लास्टिक जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, स्टील फैब्रिकेशन के कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे हज़ारों कोर्स हैं। जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ लाइव हूँगा तो इनके बारे में ही बात करेंगे कि आपको इंडिया में कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, एंट्रेंस कौन से हैं, और उन कोर्सेज के बेसिस पे आप ओवरसीज़ भी एजुकेशन ले सकते हैं। जो नेक्स्ट टाइम जो हम एंट्रेंस की बात करेंगे उसमें जैसे मैंने बताया कि CET का ये कंबाइंड एंट्रेंस होता है। ऐसे PMT के टेस्ट होते हैं जो प्री मेडिकल टेस्ट हैं, एम्स के टेस्ट हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जैसे नीट के टेस्ट हैं फॉर MBBS, आपको मालूम है, IIM है, IIT के टेस्ट आप देते हैं, EEE के हैं जो टेस्ट जिसे हम
इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। ऐसे ही आपने LLB करनी है, उसके टेस्ट होंगे आपके। आपने ड्राइंग, पेंटिंग्स या फाइन आर्ट्स के आगे कोर्सेज करने हैं, म्यूज़िक कोर्सेज करने हैं, कलरी या कुकिंग के कोर्स करने हैं, कोई पैरा मेडिकल या पैरा डिग्री कोर्स करने हैं, CA CS है या आर्किटेक्ट के कोर्स करने हैं आपने, तो वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। NDA के लिए क्या क्या आपको, कब आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या उसकी एज है, या CTR के जो सेंटर 2 रूम के जो टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी के टेस्ट हैं वो कैसे दे सकते हैं, ETT JBT के कोर्सेज़ हैं, या DMLT है, MLT है, BSc नर्सिंग है। तो जितने भी कोर्सेज़ हैं मैं कोशिश करूँगा। देखिए मैं थोड़ा फास्ट मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि कोर्सेज़ तो हज़ारों हैं, उस हज़ारों में से मैंने तकरीबन 100-150 कोर्सेज़ को नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर भी करना है, और फिर मैंने एंट्रेंस के बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट सेशन तो बड़ा भारी भरकम होने वाला। तो टाइमिंग्स अभी इजाज़त नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट टाइम 1 अक्टूबर इवनिंग 5 o'clock फ्राइडे को मैं आपके साथ दोबारा वर्ड अपडेट लेकर और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट इंडिया में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जितने कोर्सेज प्रोग्राम्स सब्जेक्ट्स के बारे में मैक्सिमम आपको मैं नॉलेज दे सकूं वो मैं दूंगा। कॉपी पेन पेंसिल आप तैयार रखना, और नेक्स्ट जो आधा घंटा हमने नेक्स्ट फ्राइडे को बोलना है वो थोड़ा सा टफ होने वाला, क्योंकि ये वही मेरे व्यूज़ होंगे जिनको एजुकेशन की वैल्यू है, जिनको यहाँ पर जो डोमेस्टिक पढ़ना चाहते हैं, इंडिया पढ़ना चाहते हैं, उनको उनकी वैल्यू है, या ओवरसीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो सभी का एक कंबाइंड रूप लेके आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि सभी इस पे सभी इस सेशन पे, जो ये सेशन तो हमने जो कर दिया वो, या नेक्स्ट सेशन में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे 5 o'clock 1 अक्टूबर को मैं आपके सामने दोबारा नए टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।